नाउ हमारे पास जो राइटिंग है दी आइस एज का मैथ बाय जयंत नार्लिकर। और नार्लिकर क्योंकि राइटिंग में हमारे पास, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जयंत नार्लिकर एक साइंटिस्ट है और उसके साथ साथ राइटर भी है। इन्हें एस्ट्रोफिज़िक्स यानी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, इन दोनों का जो कल्मिनेशन होता है बहुत अच्छी तरह से, इसमें काफ़ी इन्हें अवार्ड मिला है। और कई सारे अवार्ड इन्हें और प्राइजेस जैसे कि पद्म भूषण, एडम्स प्राइज़, कलिंगा प्राइज़, ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्राइज़ जीत रखे हैं इन द फील्ड ऑफ द साइंस। तो होयल नार्निकल थ्योरी भी है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन के, ऐसे ऐसे कंसेप्ट इन्होंने, और ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, ऐसे कंसेप्ट इन्होंने बहुत सारी राइटिंग लिखी है। तो कहने का मतलब ये है, तो साइंटिफिक राइटिंग है। तो साइंटिफिक राइटिंग कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के ऊपर होगा। तो फैक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ हाइपोथेटिकल राइटिंग है कि एक फ्यूचर को लेके एक प्रेडिक्शन किया गया है, पर ये प्रेडिक्शन वैसा प्रेडिक्शन नहीं होता। इसके पीछे काफ़ी एक डीप स्टडी होती है, क्योंकि एनाटॉमी करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं ये लोग, फिर जाके लिखते हैं। तो एज एन पेपर ऑफ द रिसर्च पेपर वाला आपको फ्रेम आने वाला है, वैसा टेस्ट आएगा आपको कि किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा है। और ये रिसर्च पेपर किस फील्ड में? फील्ड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कंसेप्ट को, एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को इसमें दिखाया है इन फॉर्म ऑफ द स्टोरी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या था? ग्लोबल मतलब कि एक पूरे ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग का मतलब गर्म होना। तो धरती का गर्म होना। अब इसके पीछे दो गैसेस होते हैं, आपको पता होगा। ये तो ग्रीन हाउस गैस, जिन्होंने साइंस के फील्ड से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और पॉल्यूटेंट है ना, पॉल्यूटेंट। और जिस तरह से पोल्यूशन चलता आ रहा है, और पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, छोटे छोटे रेशियो जो होते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एयर सैक, ऐसे जाके जो चोक्ड कर देते हैं हमारे पूरे लंग्स को। तो और राइटिंग का नाम है, सॉरी, द आइस एज का मैथ, ठीक है। तो आइस एज का मैथ का मतलब क्या है? दोबारा से आइस एज आएगी और धरती फिर से कवर होगी। अब इसका रीज़न बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने इसमें, और वो रीज़न देख के आपको मज़ा आएगा जब स्टोरी के गो थ्रू जाओगे। तो आइस एज वैसे कई बार आ चुके हैं, धरती को कई बार इन्होंने चपेटा है, और इसमें कई सारे अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि डायनासोर से लेके और भी बहुत सारे। तो आइस एज एक दो बारी की बात तो है नहीं, कई बारी आई है। तो इसी तरह से इस राइटिंग को ये दिखा रखा है कि फ्यूचर में एक आइस एज आएगी, जिसकी वजह से धरती दोबारा से फिर से बर्फ़ में ढक जाएगी, और कुछ इसमें स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह की राइटिंग है। तो इसके नेक्स्ट हम जाते हैं, यह देखो ब्लॉग पे समरी लिख रखी है, बट अगेन नॉट समरी, इट्स इन फॉर्म ऑफ द एनालिसिस। तो यह एनालिसिस देखने वाले हैं हम। तो आइस एज कमिट जो एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, अगेन इन फॉर्म ऑफ फैक्चुअल। इको कैटास्ट्रॉफिक राइटिंग है, इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड राइटिंग है। देखो जैसे ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं, जैसे इकोलॉजी, इकोटोन, ठीक है। तो बायोसाइकिल, ये सब होता क्या है? देखो जो बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक तो बायोटिक होता है, बायोटिक होता है। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट। और ए बायोटिक का क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। इनके बीच में रिलेशन होता है, हर बायोटिक है बायोटिक के बीच एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। तो यही इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे जैसे हम बायोटिक की बात करते हैं, तो लिविंग में ह्यूमन बींग्स ले लो आप, हम सब लिविंग बींग है, ठीक है। एनिमल्स भी लिविंग बींग है। हमारा एक रिलेशन है वाटर के साथ, ये नॉन लिविंग थिंग है। वाटर हो गया, लैंड हो गया, इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशन होता है एक परफेक्ट बैलेंस वे में, दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। और यही इकोलॉजी जो है अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो कई हमें कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यानी बाढ़ वाढ़ जैसे, और भी कई अलग अलग कंसेप्ट, ठीक है। तो नेचर जानती है परफेक्ट बैलेंस को, या ह्यूमन जानते हैं परफेक्ट बैलेंस को, ये क्या है, और किस तरह से आने वाले जो आइस एज जो होगा वो धरती को ख़त्म कर देगा। इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर इस पूरी कहानी को और डिज़ाइन किया गया है। पूरी कहानी को इनकैप्सुलेट किया गया है। कहानी नहीं कह सकता मैं, एक फैक्ट को शुगर कोट किया गया है। एक फैक्ट, कौन सा फैक्ट है? इन्वायरमेंट के ऊपर फैक्ट है, बायोटिक के कंसेप्ट के ऊपर कि कैसे आइस एज दोबारा आ सकती है। ऐसे छोटे छोटे जो बड़े बड़े कंसेप्ट है, इसको बड़ी छोटे से फ्रेम में डिज़ाइन करके सबके आगे प्लेस कर दिया गया है। तो मैं ये कहूँगा फैक्ट को शुगर कोट किया गया है, साइंटिफिक फैक्ट को शुगर कोट किया गया है, इसको इनकैप्सुलेट किया गया और प्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। अब कहानी की तरफ हम मूव करते हैं। तो कहानी देखो स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे कि मुंबई रिसीव द अनप्रेसिडेंट स्नोफॉल और विच मेक द राजीव शाह। एक तरफ आप राजीव शाह देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ कौन है? वसंत चिटनिस। अब देखो इसमें दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, एक तरफ एक प्रोटैगनिस्ट है यानी सेंट्रल हीरो, दूसरी तरफ एक और। तो एक हमारे पास वसंत चिटनिस है। देखो वसंत चिटनिस क्या है? ये इंडियन साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत डीप पढ़ाई कर रखी है अबाउट द नेचर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इनके ऊपर। और दूसरा हमारे पास जर्नलिस्ट है, जिनको दिखा रखा है राजीव शाह। एक तो एक तरफ जर्नलिस्ट है राजीव शाह, तो एक तरफ जर्नलिस्ट यानी मीडिया, और एक तरफ साइंटिस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन दिखा रखा है, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखा रखा है, यही एक स्टोरी का फॉर्म लेती है, ये एक स्टोरी का फॉर्म लेगी।
तो जब आप देखते हो इसे, देखो वन ऑफ द टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी रिमेंबर दैट ए बेट, इनके बीच में एक शर्त लगी थी। शर्त क्या लगी थी? सम 5 years प्रीवियसली अगेन दे वसंत ने क्लेम किया था, ये वसंत चिटनिस यानी साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि स्नोफॉल होगा बॉम्बे में विद इन नेक्स्ट 10 year, आने वाले 10 साल में स्नोफॉल होगा। राजीव शाह जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सबका एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, इतना ज़्यादा परफेक्शन हम नहीं मान सकते इसे। तो वसंत चिटनिस जो है उससे मिले थे कौन? राजीव शाह। राजीव शाह जर्नलिस्ट मिले थे साइंटिस्ट से एक पार्टी में, और ये पार्टी इंडियन एम्बेसडर इन वाशिंगटन में, इंडियन एम्बेसडर थे वाशिंगटन। देखो वाशिंगटन में पार्टी हो रही है, वहाँ सारे इंडियन एम्बेसडर आए थे, तो वहाँ दो आए थे, राजीव शाह भी आए थे वहाँ पे जो कि जर्नलिस्ट थे, और दूसरा कौन है? वसंत चिटनिस जो कि कौन है? साइंटिस्ट। इन दोनों के बीच में वहाँ पे एक बेट लगती है, और ये बात करते हैं रिगार्डिंग टू इंडिया कि इंडिया में आने वाले 10 साल में बॉम्बे के ऊपर स्नोफॉल होने वाला है, क्लाइमेट चेंज का असर भाई। तो क्लाइमेट चेंज के असर के ऊपर एक कंसेप्ट रखा गया था, और इसकी बात को माना नहीं किसने? राजीव शाह ने। राजीव शाह यानी जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा ना ना ऐसा हम नहीं मान सकते कि यार बॉम्बे बॉम्बे के ऊपर यानी मुंबई के ऊपर एक तरह से स्नोफॉल, दैट्स नॉट पॉसिबल। और ये शुरुआत होने वाली है कहीं ना कहीं आइस एज की। तो इतने बड़े जो क्लेम किया साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट भी नामी गिनामी है, पर इतना बड़ा क्लेम जो साइंटिस्ट ने किया इसको लेके राजीव शाह उतने ज़्यादा मान नहीं रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इट वॉज एट दिस पार्टी दी वसंत ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। इसी पार्टी में इन वसंत ने ये भी ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, क्या न्यूज़ सुना वसंत ने? वसंत कौन है? अगेन द साइंटिस्ट, उसने सुना दी वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ द माउंट वेसुविस। तो माउंट वेसुविस है कहाँ? इटली में, ठीक है, ये इटली में है। और अगर आपको पता होगा द सेकंड वॉल्केनो, और वॉल्केनो है, और इटली में जब आपने बचपन में वॉल्केनोस पढ़े थे तो उसमें वेसुविस भी पढ़ा होगा। तो वेसुविस जो है वो इटली में एक वॉल्केनो है। तो उस वॉल्केनो में इरप्शन हो रहा है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है फाइनली। तो इससे पता चला दैट हैड प्रेड दैट द इरप्शन दैट विल लेट द स्प्रेड ऑफ सम पार्टिकुलेट मैटर। तो देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, इवेंट होता है, यहाँ से वॉल्केनो का जो है वो निकल रहा है, यानी लावा निकल रहा है। तो लावा एसिनोस्फीयर से निकलता है, तो ये जो लावा जो निकल रहा है, ये ही लावा आगे जाके इग्नियस रॉक में बदल जाता होगा, आपको इतना तो पता होगा ये। तो ये जो लावा है, इस लावा के निकलने की वजह से कुछ सूट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, यानी अनबर्न्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स है ऊपर जा जाके एक ऐसे लेयर बना लेंगे, ठीक है, यही है इसका मेन। और ये जो लेयर है, देखो ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड पीएम, पर्टिकुलेट मैटर। आज भी आप पॉल्यूशन के ऊपर कोई भी न्यूज़ से लेके कुछ भी पढ़ते हो तो आप सुनते हो जैसे कि PM 2.5 माइक्रोमीटर, इतना छोटा सा रेशा। जब आप सांस लेते हो तो आपके लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, एयर सैक तक वो जाके उसे चोक्ड कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू O2 जो है वो O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो लंग्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है, कई बार लंग्स का इन्फेक्शन, एस्थमेटिक जैसे प्रॉब्लम, ये सब। तो पीएम पर्टिकुलेट मैटर, जितना पर्टिकुलेट मैटर यानी जितना जो पॉल्यूटेंट का रेशा जितना ज़्यादा बारीक होगा, उतने चांसेस होंगे वो हमारे नाक के हेयर से भी नहीं रुकेंगे, और अंदर जाते जाते वो एल्वियोली और एयर ट्रैक को वहाँ पे उसे ब्लॉक कर देंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एस्थमेटिक एनेक्सिया, हाइपरोक्सिया, ठीक है, ऐसे से कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एनेक्सिया मतलब लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ये सब होने को हो जाएगा। और ये बड़े बड़े पॉल्यूटेंट जो हैं, बड़े बड़े पॉल्यूटेंट नहीं इस सेंस में कि वो साइज़ में तो छोटे हैं, पर वो चोक्ड कर रहे हैं लंग्स को। इन ऐसे ऐसे अगर बहुत ज़्यादा अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज़ और कम होता गया तो लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर जैसे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को हमें आगे देखने को मिलेगा। पर इसमें क्या है, देखो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क, शिकागो और द राजीव दी हैड लाइक दैट अदर्स एट द पार्टी डिसमिस द प्रिडिक्शन। सबने प्रिडिक्शन को डिसमिस किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मान लो वेसविस में जो है वो डॉर्मेंट से या दोबारा एक्टिव वोल्केनो, यानी वो वोल्केनो के अंदर से लावा निकल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आइस एज, इसका आइस एज से क्या रिलेशन, जो आप भी सोच रहे हो कि इसका आइस एज से क्या लेना देना है। पर एक कंसेप्ट समझाऊंगा मैं भी आपको, देखो। तो एक वैसे कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लो ये फाइनली हमारे पास ये वोल्केनो है, ठीक है। तो इस वोल्केनो के अंदर से वो जो निकल रहा है फाइनली लावा, लावा में से जो अनबर्न पार्टिकल है वो ऊपर ऊपर चलते गए, ट्रोपोस्फेयर पड़ा हुआ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, ये पड़ा हुआ। एटमॉस्फेयर पहले आएगा, फिर ट्रोपोस्फेयर आएगा। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो लेयर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके आसपास ये छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे कोलॉइडल बन जाएंगे। कोलॉइडल ने छोटे छोटे कोलॉइडल सोल बना लेंगे। ये कोलॉइडल पार्टिकल जो है आपस में एक बेल्ट वाले फॉर्मेशन क्रिएट कर देंगे, जैसा ओजोन नहीं होता इसी तरह का एक बेल्ट फॉर्मेशन, एक लेयर बिछा लेंगे। इस लेयर की वजह से देखो ऊपर सन है, सन से अब रेडिएशन निकलती है, आपको पता हुआ, एक तो लाइट निकलती है और एक अल्ट्रावायलेट निकलती है, जिससे जिससे हमें वो बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, ओजोन यानी O3।
और तीसरा क्या निकलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर क्या होती है, हीटिंग प्रॉपर्टी। और ये हीट जो जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती है वो धरती पे आती है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे आगे इंफ्रारेड रेस, इसको कौन ट्रैप करता है, CO2 और मीथेन, जैसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे साइंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है, मीथेन भी ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो गर्मी ट्रैप हो जाएगी, तो यानी धरती का टेम्परेचर सही रहेगा। मान लो अगर वो इंफ्रारेड रेस अगर धरती तक आए ही ना, मान लेते हैं सन है, सन से जो इंफ्रारेड रेस है वो धरती तक पहुँचे ही ना, जब धरती तक वो पहुँचेगी नहीं तो ना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर पाएंगे गर्मी को, ना मीथेन CH4। अगर वो ट्रैप ही नहीं होगा तो यानी द इमरजेंस ऑफ आइस एज, तो बर्फ़ वाला युग दोबारा से शुरू हो जाएगा। धरती इतनी ठंडी होने लग जाएगी और फिर दोबारा से पूरी धरती जो है किस में ढक जाएगी, बर्फ़ में। ये गेम है इस पूरी कहानी में। तो वसंत चित्ने से एक्सप्लेन करा दैट राजीव हाउ द ओशन प्लेज एन क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। He informed that lowering the temperature of the sea water below the surface and the thinning of the upper surface with the volcanic eruption, the temperature dropped to 40 डिग्री। कह रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कम हो गया, 0 से -40 डिग्री तक जो पहुंच गया, जिसकी वजह से डायमंड डस्ट इज फॉर्म। अब डायमंड डस्ट का मतलब है छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल की तरह ऊपर ऊपर जमने लग जाएंगे। दिस डायमंड स्क्रीन प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जैसे कि सनलाइट धरती तक नहीं पहुंचेगी। द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन पोज अ सीरियस डेंजर टू द मार्जिन ऑफ द अर्थ एंड मेकिंग इट नैरो विद द टाइम। कह रहे जितना ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर गिरने लग जाएगा। यानी यहाँ आपको क्या समझना है, जैसे कि मान लो ये वॉल्केनिक इरप्शन है, देखो लावा अगर अंदर से निकल के गया और ऐसे एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर लावा ऐसे ऐसे कर करके बाहर निकलता जाएगा, इरप्शन होगा, उतना ज़्यादा नीचे का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो जो सी है, मतलब हमारे पास जो समुद्र है या ओशियन है, उसका जो लोअर सरफेस है वहाँ देखो, मान लो यहाँ पे एक ऐसे लावा है, वो लावा इरप्ट होकर दूसरी तरफ से कहीं और से निकल गया, तो यहाँ सी का जो बेड है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, लो होने लग जाएगा। तो जितना वॉल्केनिक इरप्शन होगा, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अंदर की गर्मी जब है, लावा जो बाहर निकल गया तो ये जो सरफेस है वो ठंडा हो गया। अगर यहाँ समुद्र होगा और मतलब लावा इधर से निकल गया तो वो पूरा लावा इसके नीचे का लेके इधर की थ्रू ये ऐसे निकल गया, तो यहाँ का सरफेस नीचे का ठंडा होने लगे। जब ये ठंडा होने लग जाएगा तो ऊपर बर्फ़ की चादर जमने लग जाएगी, हल्की 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 हल्की। जैसे आप फ्रिज में पानी को रख देते हो, जब पानी ठंडा होता है तो ऊपर एक हल्की सी लेयर आने लग जाती है। ऐसे ही तो बर्फ़ जमता है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है, फिर उसके बाद हल्का 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 सा लेयर, और जब ये लेयर आ जाएगी तो सनरेज़ को ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जब सनरेज़ को रिफ्लेक्ट करेगी तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये ट्रैप नहीं कर पाएंगे इंफ्रारेड रेज़ को। जब ये इंफ्रारेड रेज़ को ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो धरती अपने आप आइस एज की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी। यही कंसेप्ट इसमें लिखा है, यानी ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है जिसकी वजह से अंदर का लावा जो है अलग अलग जगह से मूव होके वेंट के थ्रू इधर उधर निकल के जा रहा है, जिस वजह से जो सी सरफेस का जो लोअर लेवल है वो ठंडा होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो समुद्र के ऊपर की सतह है उस पर एक बर्फ़ की लेयर चढ़ती जा रही है, और इसी लेयर से सोलर का जो इंसोलेशन है, सन की जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। CO2 और मीथेन उसको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से फाइनली क्या होगा, आइस एज का दोबारा इमरजेंस हो जाएगा। तो ये वाला इसमें कंसेप्ट इसमें बता रखा है। और ये वन डे दैट द वसंत राजीव एंड हैंड्स इन शॉर्ट मैसेज दैट द ड्रॉप इन द वाटर, द टेम्परेचर ऑफ एंटार्क्टिका का टेम्परेचर भी अब 2 डिग्री और कम हो गया। तो कहानी को बता रहे हैं किस तरह से नरेटिव सीन के, किस तरह से अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जितने ज़्यादा अलग अलग जगह इरप्शन हो रहे हैं वोल्केनिक को, उतने ज़्यादा टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है। अब सब किस तरफ शिफ्ट होंगे, इक्वेटर की तरफ। हम सबको पता है सब इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने वाले, क्योंकि इक्वेटर में देखो ये ये ट्रॉपिकल जोन होता है जहाँ पे सोलर इंसोलेशन बहुत डायरेक्टली आता है। तो सोलर इंसोलेशन, सन की रेडिएशन डायरेक्टली आती है ना, ये वाला। तो सोलर इंसोलेशन डायरेक्ट, तो सब कहाँ कहाँ से किस तरफ मूव करेंगे, सब इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे। कोई भी होगा अगर इस समय तो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ गर्मी है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को उतना महसूस कर सकते हैं, बाकी जगह हम नहीं कर सकते। तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर देयर से मास माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, सारे जो बर्ड्स हैं वो भी इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। सेटेलाइट ने भी प्रेडिक्ट कर लिया कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द अर्थ के कुछ जगह पे जो है वो लिखा हुआ, देखो दैट प्रेडिक्ट द हैवी स्नोफॉल, सेटेलाइट ने प्रेडिक्ट किया कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा वो होने वाला है, स्नोफॉल होने वाला है। तो सब इक्वेटर की तरफ मूव करने लगे। तो राजीव रिसीव ए कॉल फ्रॉम द रिचर्ड होम्स दैट ए मेंबर ऑफ द US एनर्जी बोर्ड विशेस टू गेट इन द टच विद द वसंत चिटनेस। तो राजीव के पास एक कॉल आती है फ्रॉम रिचर्ड होम्स के, उससे कि वो US एनर्जी बोर्ड से होता है रिचर्ड होम्स, जो कि राजीव को कॉल करके ये कहता है कि वसंत चिटनेस से बात करवाओ मेरी,
और कि वो इसके बारे में और कितना जानते हैं। वसंत चिटनिस ने डिवाइस करा एक मेथड एंड सेम इन द इम्प्लीमेंटेड अंडर द कोड नेम ऑफ द इन्वेजन ऑफ द इंदिरा। तो वसंत चिटनिस ने डिवाइस इसने इस कंसेप्ट को सबको बताया भी था कि अब इन्वेजन ऑफ इंदिरा, इंदिरा का अब आगमन हो चुका है। इंदिरा का मतलब क्या है, बरसात का आगमन हो चुका है, आइस एज का आगमन हो चुका है। विद द ओनली 10 डिग्री बेल्ट नॉर्थ एंड साउथ। देखो इक्वेटर का 10 डिग्री बेल्ट, जैसे ये इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर, तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। द ब्लू ग्रीन कलर एंड ऑल दी नेशंस लिविंग बिहाइंड द राइवलरीज फाइनली कम टुगेदर। सब आके यहीं इक्वेटर के आसपास बसने लग गए। रॉकेट, सेटेलाइट, हॉट एयर बैलून्स, हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और प्रेस इनटू द अटैक। सबको अटैक, सब चीज़ें छोड़े गए ताकि उस शील्ड को तोड़ा जा सके जो कि एक ऊपर जम चुकी है। ठीक है, वो शील्ड सी जम चुकी है जो सन रेज को रिफ्लेक्ट करवा के वापस भेज दी है धरती तक, जो सन रेज को नहीं आने दे रही। द आइडिया इज़ टू बम्बार्ड द एटमॉस्फेयर विद द टाइनी मेटेलिक पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से सोचा उन्होंने कि ऊपर के लेयर को बम्बार्ड करके यानी तोड़ा जा सके। एक्सप्लोसिव, बड़े बड़े एक्सप्लोसिव को भी छोड़ा गया, वेपन्स छोड़े गए ताकि उस लेयर को तोड़ दें और सूरज की किरणें जो हैं वो वापस आए। आफ्टर 6 मंथ द अर्थ स्लोली बिगन्स टू रिज्यूम इट नेचुरल प्रोसेस। ये वेपन वूपन काम आखिर कर ही गए। 6 महीने लग गए तकरीबन और दोबारा से वो हल्की हल्की लेयर जो है वो पिघलना शुरू हो गई, जिसने धरती को चारों तरफ से कवर कर लिया। द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड द डायमंड क्रस्ट स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। वो जो डायमंड क्रस्ट ऊपर लेयर जम गया था वो हटने लग गया। ये लेयर देखो धरती के ऊपर वाली ऐसे लेयर ऐसे जमने लगी, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के आसपास ऐसे, और ओशियन के आसपास ऊपर भी वो शील्ड जम गए थे। वो ना ओशियन ले पा रहे थे, ऊपर भी ऐसे वो जम गए थे। ठीक है, द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड दैट रिलीफ एंड शॉर्ट लिव बिकॉज ही इज एक्यूटली अवेयर द काउंटर वन डिजास्टर इज सीन दैट क्रिएटेड द अनदर वन। और सबको इतना तो पता था कि देखो एक आफत तो गई, पर एक आफत का जाना दूसरे आफत को बुलाना एक ही बात होती है कि क्यों इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ कर लिए उस शील्ड को तोड़ने के लिए। इतने ज़्यादा अलग अलग गैसेस निकल गए होंगे, जैसे यूरेनियम, थोरियम, SO2, SO3, है ना, CO, कार्बन मोनोक्साइड, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गैसेस अगर निकल गए होंगे एटमॉस्फेयर से, तो अब वो इंसान के अंदर जाएंगे। अब इंसान के अंदर जाएंगे सेल न्यूक्लिक एसिड में जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड में जाएंगे DNA का उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाला जो बच्चा होगा मियोसिस या से जो सेक्स क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होगा तो बच्चे के ऊपर खतरा आएगा। तो थोड़ा बायो साइंसेस का आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। द स्टोरी वेयर द मैनकाइंड वुड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू टू लिव इन स्पिरिट ऑफ द यूनिटी। इससे एक ही चीज़ सीखने को मिलता है, हम सबको आपस में यूनाइट होकर एक साथ रहना पड़ेगा और हर चीज़ से लड़ने की शक्ति रखनी पड़ेगी। तो जयंत नार्निक समझ तो आ ही गया होगा आपको। एक तो ये सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक प्रिडिक्शन के ऊपर है, और ये जो लोग हैं और जो लोग हैं जो फाइनली साइंटिस्ट को स्केप्टिक कह देते हैं कि बिना, ये स्केप्टिक जो लोग हैं वो साइंटिस्ट को कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात कह देते हैं एंड ऐसे प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया नहीं, ऐसा नहीं है, साइंस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट। और हाइपोथेटिकल वो जो होते हैं, कोई बात आगे रखते हैं, उसके ऊपर काफ़ी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर बात को आगे रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि साइंस ने कुछ भी डिफ़ाइन कर दिया तो वो प्रेजुडाइज है, यानी एक तरह का पक्षपात है, या कोई अपने मन से ही बात को बना के भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दिखा रखा है मैंने चिटनीस के उससे कि चिटनीस ने किस तरह से वसंत चिटनीस ने कितनी डीप पढ़ाई करी और उसके ऊपर बेस के ऊपर रिसर्च किया, फिर आगे जाके एक प्रिडिक्शन रखा। पर कहीं ना कहीं जो है, जैसे कि राजीव शाह उसने माना नहीं और बाकी लोग नहीं मान रहे थे, कहते ऐसी है साइंस, कुछ भी डिफाइन कर देती है। पर साइंस भी दैट वो गो थ्रू जाती है अलग अलग मैकेनिज्म के, अलग अलग प्रोसेस से, है ना, और फिर जाके अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। तो वही वाली बात यहाँ लिखी हुई है। In the story, Nanikal also add the elements of the Hindu mythology का concept भी add है। The project is named as the invasion of Indra का concept लिखा हुआ है, because Indra in a Vedic deity हमें पता है heavens, यानी इंद्र भगवान का है ना, इंद्र भगवान thunder, rain, war, जो cyclone वाइक्लोन ये सब, ये सारा इंद्र भगवान से कनेक्टेड है। इंद्रा इज ऑल्सो द मैनकाइंड फ्रेंड बिकॉज ही ब्रिंग्स द सनशाइन इन द रेन्स टू द अर्थ बाय किलिंग द असुरा वित्रा who prevent the prosperity on the earth, and the Vasant uses the modern weapons, the equivalent to the Indra's weapon, to bring the sunshine to fight the diamond dust and led to the ice age all around, had led to ice age all around the world। वही देखो लिख रखा है कि जैसे कि इन्वेजन ऑफ इंद्रा जैसे कंसेप्ट को हिंदू माइथोलॉजी से रखा गया आगे, कि इंद्र भगवान जो होते हैं वही लेके आते हैं थंडर, रेन और वॉर। और बाद में इस चीज़ को वो हटाते भी हैं, क्योंकि उन्होंने मारा भी था, इंद्र भगवान ने किसे मारा था, असुर वृता को। और असुर वृता को मार के दोबारा से धरती को एक नया एक डिज़ाइन दिया, ताकि बारिश, जो असुर वृता को मारने के बाद धरती में दोबारा से एक न्यू लाइफ आई थी। तो आपको ही पता होगा, अगर आप हिंदू मिथ और मिथोलॉजी को अगर समझते हो तो ये पता होगा इंद्र भगवान किसके वो थे,
तो इंद्र भगवान किस चीज़ के वो थे, और ये तो आपको नॉर्मली वैसे पता ही होगा ना। इंद्र भगवान यानी वर्षा, इन सब को कंट्रोल करते हैं, हवा को भी कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ उनके अंदर। और बाकी सब भगवान होते हैं थंडर को लेके, लाइटनिंग को लेके। और फिर उन्होंने असुरवित्रा को मार के धरती को दोबारा से सनशाइन दिया था। और अगर सनशाइन होगा, सूरज की किरणें वापस पड़ेंगी, तभी वो जो रेन है वो इन ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी पहले इवेपोरेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, फिर दोबारा से रेन होगा। तो ये वाटर साइकिल का कंसेप्ट मूव होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट को दिखाएगा। तो असुरवृत्रा यहाँ पे क्या है, असुरवृत्ता का मतलब है वो जो ऊपर एक शील्ड जम गई थी डस्ट की, जैसे डायमंड डस्ट कहा गया, उसे तोड़ा गया था, है ना। और यहाँ पे देखो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट है हमारे पास, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सबको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो कौन सा सैटेलाइट जो कि हमें मौसम के बारे में बताते हैं। क्या है, 36,000 किलोमीटर यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर ये सैटेलाइट जो है धरती के चारों तरफ घूमते हैं, इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो संजय, जो संजय महाभारत में है, जो कि सारे सीन को बताता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है किंग धृतराष्ट्र को, ठीक है। तो ये सब कुछ जो सीन बताया गया है, तो एक तरह का सैटेलाइट वाला फॉर्मेशन है। तो वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम जो है वो यहाँ दिखाया गया एज इन संजय इन महाभारत। तो इस तरह से बहुत अच्छा कल्मिनेशन दिखाया गया है मिथ का विद साइंस के ट्रेसेस के साथ, और उसके ऊपर एक एग्जैक्टनेस और एप्टनेस जो कि राइटर ने मेंटेन किया है। देर ऑल्सो यूजेस ऑफ द इंडियन वर्ड्स लाइक दी पापदम इन द नरेटिव एंड सच वर्ड्स इन द इंडियन कल्चर और जोग्राफिकल सेटिंग को बहुत शार्प वे से दिखाया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मैं ऊपर वाली चीज़ कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, और आप कंक्लूजन में बाकी जगह भी ऐड कर सकते हो, जैसे इन्वेजन ऑफ इंद्रा, और इंद्र भगवान का थंडर, और इसके साथ ये असुरवृता और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की तरह संजय को प्रेजेंट किया गया, और एक बहुत ही एग्जैक्ट फॉर्मेट में मिथ और साइंटिफिक का कल्मिनेशन करके हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को सबके सामने रखते हुए इस कहानी को एज एन दिखाया गया है, क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट, ठीक है। और जिस तरह से पोल्यूशन और ये सब हो रहा है, इसका भी कंसेप्ट तो एक तरह का इको बेस्ड राइटिंग है, इकोलॉजी बेस्ड राइटिंग है। और इकोलॉजी बेस्ड राइटिंग और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इस तरह बड़े बड़े कंसेप्ट को जो कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव के राइटिंग है उसको उठाया गया है। तो ये मॉडर्न राइटिंग है, एग्जैक्ट मॉडर्न राइटिंग है, जो कि आज के सर्वाइवल मैकेनिज्म के ऊपर जो बोल्ड क्वेश्चन उठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने में और एक मॉरल लेसन प्रोवाइड करती है हमें। और साथ ही साथ ये एक साइंटिफिक राइटिंग तो है ही, क्योंकि फैक्ट्स से भरी हुई है और शुगर कोट किया गया बस इज इन फॉर्म ऑफ द स्टोरी। और ये स्टोरी पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ मैकेनिज्म के ऊपर मूव करती है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का करना, ठीक है, कमेंट मारना। तो थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स यहाँ रहने के लिए, और बाकी इस चैनल पे बने रहने के लिए। और बाकी यार प्लीज़ इसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बाकी मैं कवर करूँगा जल्दी जल्दी, और जो जो नहीं हो पाते उससे नीचे जिनका मैं नहीं बना पा रहा अभी वीडियो, उनकी भी जल्दी ही मैं करूँगा। बीच में थोड़ा सा बीमार हो गया था मैं, और फाइनली सही हूँ, फिट हूँ, तो जल्दी मैं और बाकी वीडियोज़ लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।